हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 अप्रैल और हम 28 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में पहला स्थान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला IISc बेंगलुरु को। किसको मिला है? IISc बेंगलुरु को। टाइम्स हायर एजुकेशन की हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। बेंगलुरु को 65.2 के समग्र स्कोर के साथ एशिया में 38वां स्थान दिया गया है, जबकि चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को 93 के स्कोर के साथ एशिया में शीर्ष रैंक वाला उच्च शिक्षण संस्थान बना है। सिंघुआ विश्वविद्यालय 2024 में शीर्ष स्थान वाला एशियाई विश्वविद्यालय था। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में एशिया के 35 देशों के क्षेत्रों के 853 विश्वविद्यालयों को यह स्थान दिया गया था। IISc बेंगलुरु 65.2 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष स्थान भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान के एशिया को हासिल किया और इसकी रैंकिंग पिछले साल के 32 से गिरकर इस साल 38 हो गई है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को भारत का दूसरा सर्वोच्च रैंक वाला उच्च शिक्षण संस्थान का स्थान दिया गया है। इसे एशिया में 111वां स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और इसे एशिया के अंदर 131वां स्थान मिला है। चौथे स्थान पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरल है और इसे एशिया में 140वां स्थान दिया गया है। पांचवें स्थान पर सुलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज पाजोल हिमाचल प्रदेश है। इसे एशिया के अंदर 146वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? हाल ही में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो ये हो गया है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का। किसका हो गया है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रेक्षण बन गया था। डॉक्टर वी नारायण प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने अपराह्न 13 जनवरी 2025 को सचिव अंतरिक्ष विभाग, अध्यक्ष अंतरिक्ष आयोग और अध्यक्ष इसरो का पदभार ग्रहण किया है। यानी जो वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर वी नारायण इसरो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है और ये भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क बन गया है? तो ये बन गया है 107वां। कौन सा बना है? 107वां। सिमलीपाल ओडिशा का एक अनोखा और पारिस्थितिकी के रूप में समृद्ध क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और ओडिशा में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अब 845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सिमलीपाल दक्षिण और सिमलीपाल उत्तरी डिवीजनों में 11 रेंजों में विभाजित है। सिमलीपाल अब ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और सिमलीपाल को सबसे पहले 1973 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था और 2007 में इसे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट घोषित किया गया था। जैव विविधता 55 स्तनधारी, 361 पक्षी, 62 सरीसृप और 21 उभयचर प्रजातियां। ऐतिहासिक महत्व 1980 में ये प्रस्तावित हुआ था और 2025 के अंदर मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिमला समझौता कब किया गया था, जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है? तो ये क्या है? जून 1972 के अंदर।
कब किया गया? जून 1972 के अंदर। क्या है शिमला समझौता? तो 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद उनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार, पाक युद्ध बंदियों को छुड़ाने की कवायद शुरू हुई और फिर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? हाल ही में भारत ने किसके लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? देखिए हीमोफीलिया। किसने की है? हीमोफीलिया। भारत ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ब्रिक्स, स्टेम और CMC वेलोर के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए भारत के पहले मानव रहित जीन चिकित्सा परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिससे पीड़ित व्यक्ति को रक्त में थक्का नहीं बनता है और इस कारण चोट लगने पर खून बहुत देर तक बहता है और रुकने के अंदर समय लगता है। हीमोफीलिया को दो मुख्य प्रकार के होते हैं, तो इसमें हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B जो क्रमशः फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये क्या है? अनंत अंबानी को। किसको किया है? अनंत अंबानी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने अनंत अंबानी को कंपनी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी और उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होगी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए, जो 1 मई 2025 से प्रभावी होगी। और यह कदम रिलायंस समूह में PD गत नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है और अनंत अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी में से पहले सदस्य होंगे जो मूल कंपनी में कार्यकारी भूमिका संभालेंगे। वर्तमान में कंपनी में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। वर्तमान के अंदर कंपनी में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। अंबानी भाई बहनों की जो भूमिका है वो 2023 में अनंत अंबानी, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन नियुक्तियों को अक्टूबर 2023 में शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में किसे बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? स्टेसी सायर को। किसको किया है? स्टेसी सायर को। वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी बोइंग ने स्टेसी सायर को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके साथ ही बोइंग इंडिया की चीफ इंजीनियरिंग की भूमिका निभाएगी और स्टेसी सायर बोइंग की एक अनुभवी अधिकारी है जिनके पास विमानन क्षेत्र में 28 वर्षों का व्यापक अनुभव है और उन्होंने ये पद अहमद अल शेरबिनी से संभाला है। यानी इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले है अहमद अल शेरबिनी जो अप्रैल 2021 से जनवरी 2025 से इस पद पर कार्य थे। और स्टेसी सायर ने अपने कैरियर में 787, 767 और 717 जैसे प्रमुख विमान कार्यक्रमों का काम किया है। हाल ही में चीन ने किस प्रकार के बम का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में चीन ने किस प्रकार के बम का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, हाइड्रोजन बम का। इसका किया है? हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम क्या है? इसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। इसकी जो चरण प्रक्रिया वो 2 चरणों के अंदर होती है। प्राथमिक चरण में विखंडन होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग कर अत्यधिक ताप और दबाव के साथ उत्पन्न किया जाता है। द्वितीय चरण जो संलयन होता है ये हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अत्यधिक परिस्थितियों में संलयित होकर विशाल ऊर्जा छोड़ते हैं। विखंडनीय पदार्थों के बिना हाइड्रोजन बम क्या है? तो इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग नहीं किया जाता है
और वैकल्पिक प्रज्वलन प्रणालियों का प्रयोग होता है। और जड़ती संपीड़न संलयन उच्च शक्ति लेजर द्वारा ईंधन को संपीड़ित और गर्म किया जाता है। चुंबकीय जो संपीड़न है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके संलयन प्रारंभ किया जाता है। और हाइड्रोजन समस्थानिक अब भी संलयित होते हैं, लेकिन बिना पारंपरिक परमाणु विकिरण या रेडियोधर्मी अवशेष के होते हैं। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहे। हाल ही में पीएनबी ने 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए बैंकिंग प्रोडक्ट की शुरुआत की थी। और हाल ही में क्लॉस श्वास ने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने टाइगर रिजर्व में बफर जोन का विकास नामक नई योजना को मंजूरी दी है। और हाल ही फ्रांस देश द्वारा पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए इंसिग्निया ऑफ ऑफिसर दैट आर्ट्स एट दैट लेटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।